हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कंटिन्यू करेंगे अपने इस वीडियो को, अपने इस टॉपिक को जो हम चला रहे थे, नेशनलिस्ट इन इंडिया। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था और आ जाएंगे, और वो विड्रॉ होने के बाद रिलॉन्च भी हो चुका था। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो मूवमेंट था, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। उनके आइडियाज़, उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें क्यों किया। स्वराज का मीनिंग हर लोगों के लिए अलग अलग था। तो चलते अपने इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन की साइड। हम चलते मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, माने जिन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, अपने किस फायदे के लिए उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले हम चलेंगे पुअर पीसेंट्स की साइड। ठीक है, मैंने गांव में पुअर पीसेंट्स ने ये जो मूवमेंट था, जो महात्मा गांधी ने किया, आखिर इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया। देखो, एक तो डिप्रेशन मेड इट इम्पॉसिबल टू पे रेंट टू लैंडलॉर्ड। डिप्रेशन का पीरियड था, चीज़ें इतनी सस्ती हो गई थी। अभी हम बताया था, हमने आपको लास्ट वीडियो में, कि लोग खरीदने वाले थे ही नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं थे। टोटल डिप्रेशन की परिस्थितियाँ आ चुकी थी। ठीक है, क्रॉप भी उनकी नहीं होती थी, तो वो अनेबल थे अपने रेंट को पेड करने में, और ऊपर से लगान उन पर लगा दिया जाता था। लगान लगान पे लगान, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सेम। ठीक है, तो उनके लिए दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनके ऊपर इतना जो ये रेवेन्यू लगाया जाता, उससे उनको आज़ादी दे दी जाए। जब वो अनेबल है देने में, डिप्रेशन की कंडीशन है, समझ रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों ने इन जो ये मूवमेंट्स थे, इसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स एज इट माइट अपसेट द रिच पीसेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने इन लोगों का साथ नहीं दिया था। ये जो नो रेंट कैंपेन इन लोगों ने चलाया था कि कोई भी रेंट नहीं देंगे किसी भी तरीके का। क्यों? क्योंकि इससे देने से पुअर और रिच के बीच का जो डिफरेंस था वो कहीं पर जाकर के, क्योंकि वो इनका साथ दे रहे, तो फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो तो उनके अगेंस्ट हो जाते ना। बात समझ रहे हैं ना भाई? ये तो पॉलिटिशियन थे ना, पॉलिटिक्स के हिसाब से सोच रहे थे बात को, कि अगर वो रिच का साथ देंगे तो पुअर उनसे गुस्सा हो जाएंगे, और पुअर का साथ देंगे तो रिच, है ना। क्यों? क्योंकि वो रेंट अगर पेड नहीं करेंगे तो फिर लैंडलॉर्ड्स का क्या होगा। इसलिए कांग्रेस ने यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया था किसी भी तरीके का। नो एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय पुअर एंड स्मॉल पीसेंट्स, और पुअर और स्मॉल पीसेंट्स ने पार्टिसिपेशन में एक्टिव नहीं थे। अब वो एक्टिव, एक बात बताइए, पुअर लोग थे, एक्टिव वो कैसे हों? वेल्थ उनके पास है नहीं, खाने को भी उनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन स्वराज का मीनिंग उनके लिए था, स्वराज मीन्स उनके लिए नो रेंट, कि वो रेंट पेड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अब इन द सेम वे अब हम चलते हैं रिच पीसेंट्स की साइड। रिच पीसेंट कौन? जो हमारे सिटी में थे, या फिर रूरल एरियाज में बात कर सकते हैं, रूरल एरियाज की बात कर सकते हैं आराम से। ये वो लोग थे, ये जो पाटीदार गुजरात में ज़्यादातर थे, और जाट यूपी के, इन लोगों की बात अगर हम करते हैं तो क्या था, ये भी ट्रेड डिप्रेशन का पीरियड था। ट्रेड डिप्रेशन का पीरियड था, चीज़ों के प्राइसेस बहुत कम हो चुके थे, क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप पूरी तरीके से फेल थी, कैश क्रॉप थी ही नहीं बिल्कुल। तो डिप्रेशन का पीरियड था, इनके पास भी पैसा नहीं था। जब इनके पास पैसा नहीं था, जब इनके पास इनकम नहीं थी, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स पेड नहीं कर पा रहे, दे आर अनेबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। और वो चाहते थे कि उस टैक्स में रिडक्शन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, टैक्स की रेट को कम कर दिया जाए, पर गवर्नमेंट ने उनका इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने भी अच्छा सा, इन्होंने मूवमेंट में दे जॉइंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू। देखो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज, स्वराज का इनके लिए क्या मीनिंग था? वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो इतना हाई रेवेन्यू था उसके लिए इनका स्ट्रगल, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम। क्लियर? लेकिन दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। 1931 में जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। और डिसअपॉइंटेड के बाद जब मूवमेंट रीलॉन्च किया गया था, तब उन्होंने इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उन्होंने उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तब विड्रॉ कर लिया गया, इसलिए उन्होंने आगे उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया।
ठीक है, यहाँ हमने बात पढ़ी किसकी, पुअर पीसेंट्स की और रिच पीसेंट्स की। ये तो दो तरीके के लोग हैं। अब आगे चलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट था, उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। चलते हैं अब उधर साइड पे, आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी पे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार उन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छा यहाँ बढ़ा लिया था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, राइट। बिजनेस बढ़ गया था तो वो और चाहते थे कि वो अपना बिजनेस और उनका अच्छा ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट का भी और इम्पोर्ट का भी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज वर कीप टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे प्रोटेक्शन किसका, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट का। फॉरेन एक्सचेंज रेट जानते हैं ना, जिस रेट पर हम फॉरेन की करेंसी को अपने इंडियन करेंसी में चेंज करते, कन्वर्ट करते हैं। भाई फॉरेन में अगर हमें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो हम उनकी करेंसी में ही हमको करना पड़ेगा। तो वो किस रेट से चेंज होता है, जैसे डॉलर का हमारा रुपया 72 रुपीज़, जैसे इस टाइम पे जो हम पढ़ा रहे हैं तो तकरीबन 72 रुपीज़ पड़ रहा है, तब उनका $1 आता है। ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। तो वो उस एक्सचेंज रेट को यहाँ पर कहना चाहते थे कि वो उसे प्रोटेक्ट करें। और क्या करें, इन 1920 डे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, ये उन्होंने ये फॉर्म हुई थी इसीलिए ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, और बनाया था FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्लियर है ना। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, उनके लिए स्वराज का मतलब था, स्वराज मीन्स रिमूवल ऑफ कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। बिजनेस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दें, जिससे वो आराम से और फ्लरिशिंग तरीके से अपने बिजनेस को कर सकें और उसे और ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। स्वराज का मीनिंग उनके लिए समझ गए आप। लेकिन क्या हुआ, फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर फेल हुआ तो उन्हें समझ में आ गया कि अब आगे कुछ नहीं होना है, तो दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन द मूवमेंट, उनका इस मूवमेंट में से इंटरेस्ट हट गया। और फिर जब रीलॉन्च हुआ तो उन्होंने उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले उन लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था, समझ गए। चलते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब आते हैं हम भाई वर्कर्स पर। सारी चीज़ें होगी, इंडस्ट्री में कौन काम करता है, वर्कर्स काम करते हैं। तो वर्कर्स ने क्या किया, एक नागपुर का हमने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में कि नागपुर में लोगों ने किया था। बाकी वर्कर्स का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, लिमिटेड था, लिमिटेड पार्टिसिपेंट ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ द कांग्रेस विद बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि कांग्रेस बिजनेस कम्युनिटी के बहुत क्लोज में थी, ठीक है। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे बिजनेस इफेक्ट हो। बिजनेस इफेक्ट होगा तो कंट्री की इकोनॉमी पे फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब आप सोचो ये जो इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, है ना, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, ये काम कर रही थी, अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो ये काम कैसे करेंगे। वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था, वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। समझ रहे हैं, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, ये लोग स्ट्राइक पे करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज काम करना कैसे स्टार्ट करेंगे। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वर्कर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से इस मूवमेंट में और अब उनके साथ हो जाए। 1932 में वर्कर्स ऑफ द डॉक वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। 1930 में भी छोटा नागपुर में 10 माइल्स में इन्होंने गांधी जी की कैप पहन करके और ना उसमें कैंपेन किया था और उतर गए थे सड़कों पे लोग, सब काम बंद हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी वहाँ पे, है ना। तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी और इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो डरती थी इनकी डिमांड से, वो डरती थी कि अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो इंडस्ट्री में काम करना बंद हो जाएगा, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो रेवेन्यू हम सरकार को कैसे दे पाएंगे टैक्स, और इकोनॉमी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगी। समझ गए आप, इसको आप लिख सकते हैं, जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और एज इट इज इसके अकॉर्डिंग आपके जो पेपर में आता है आप उसको लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। क्या ये जो मूवमेंट था इसमें कोई कमी नहीं थी, कमियां थी ना, तभी तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। चलते हैं लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स। आगे स्टार्ट करते हैं अपना, हम रोल ऑफ वुमेन को कैसे भूल सकते हैं, जो हर चीज़ में अपना एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन लेकर के आती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। आखिर
ये जो हमारा इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पर वुमेन ने किस तरीके से उनको कंट्रीब्यूट किया। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर वुमेन ने हर एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। प्रोटेस्ट मार्च निकाले, मार्च पास्ट किया सड़कों पर। आप सोच सकते हैं, इससे पहले कभी लेडी हमेशा घर के अंदर रही, घर के अंदर का काम किया, और यहाँ पर वो सड़कों पर थी। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, खुद से वो नमक बना रही थी। जो सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी ने किया था, तो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम। पिकिंग फॉरेन क्लॉथ एंड द लिक्विड शॉप्स, फॉरेन क्लॉथ उन्होंने पूरी तरीके से उसका बहिष्कार किया, और यहाँ पर लिक्विड शॉप, जो शराब की जो दुकानें थी, उनको भी उन्होंने हटवाया। इवन वेंट टू जेल, और इसके बाद वो जेल भी गई थी, राइट। और क्या हुआ, बिगेन टू सी सर्विस टू नेशन एज ए सैक्रेड ड्यूटी। उन्होंने नेशन के लिए ये जो काम कर रही थी ना, ये उन्होंने सोच लिया कि ये उनकी सैक्रेड ड्यूटी है, पवित्र उनका काम है, ये काम उन्हें करना ही करना है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, वो विजिबल नहीं होता है ना, बस हमको अच्छा लगता है, सैक्रेड होता है सब कुछ, इसलिए हम करते हैं भगवान की पूजा, कि हमको लगता है जो अच्छा कर रहे हैं तो वापस उसका अच्छा ही आएगा। बस वो ये सोच करके कि ये सैक्रेड ड्यूटी है, वो अपना काम करे जा रही थी। वो अपना भी करती थी, घर का भी करती थी, फैमिली का भी करती थी, और नेशन के लिए भी काम करती थी। चलते हम लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसकी लिमिट्स क्या थी। लिमिट्स आ जाते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, यानी कि हमारा जो मूवमेंट था वो दलित के लिए था, मूवमेंट नहीं था। मतलब दलित लोगों ने इस मूवमेंट में कम इंटरेस्ट दिखाया, वो थोड़े से इसके लिए माने इंटरेस्टेड नहीं थे। कारण क्या था कि जो दलित थे उनको, जैसे एक अपने 4 वर्ण का हमने हमेशा से अपने यहाँ सुना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, शूद्रास, तो ये शूद्रास की कैटेगरी में आते हैं, अनटचेबल होते हैं, इनको छू नहीं सकते। उस टाइम पे तो इनके वेल अलग होते थे, इनका टेम्पल में जाना इनका अलाउड नहीं था, इनको छूना अलाउड नहीं था, इनकी हर चीज़ मतलब अलग होती थी, सेपरेट। अगर कोई इनको छू लेता था तो वो वापस नहाना करना, ये सब कुछ होता था। तो इनको हर एक उसमें मूवमेंट में भी इनको उतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। पर महात्मा गांधी ने इस बात का प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए, यानी हमें अगर अखंड भारत बनाना है तो इनको भी साथ में लेकर के आना होगा। तो महात्मा गांधी ने वो सारे काम शुरू कर दिए थे जो ये लोग करते थे। जैसे स्वीपर, वो भी महात्मा गांधी खुद से करने लगे। वो उन्होंने कहा कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो उन्होंने इन लोगों को हरिजन कहना स्टार्ट किया। हरिजन मीन्स भगवान का बच्चे, हरिजन, समझ गए। इनके भी एक अपने लीडर थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दोनों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की काफ़ी अच्छी दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, बनती थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, अम्बेडकर ने, क्योंकि उनका ग्रुप अलग था भाई, ये उन्होंने कहा कि हम अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे, है ना, और इलेक्टोरल पावर भी सेपरेट रखेंगे। बस ये बात महात्मा गांधी को थोड़ा सही नहीं लगा। उन्होंने कहा सेपरेशन अगर हो जाएगा कि आपका ये ग्रुप अलग हो गया तो फिर इंटीग्रेशन कहाँ रहा। बात तो इंटीग्रेशन की थी ना, कि हम किसी भी तरीके से इस पूरे भारत को अखंड भारत बना सकें, सब लोग यूनाइटेड हो सकें, है ना। इस बात को महात्मा गांधी ने मना किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अम्बेडकर का साथ दिया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हम बटेंगे तो फिर वो हमारे ऊपर रूल करेंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उनकी हमेशा की, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनशन करना स्टार्ट कर दिया टिल टू डेथ। उन्होंने वहाँ फास्ट करना स्टार्ट किया और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर कांग्रेस के लीडर थे मदन मोहन मालवीय, वो गए अम्बेडकर के पास। उन्होंने महात्मा गांधी की कंडीशन को उनको समझाया। अम्बेडकर ने कंडीशंस को थोड़ा समझा, और उसके बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट का, जो सितंबर 1932 में हुई। पूना पैक्ट में जितनी जो शर्तें उन्होंने रखी थी वो शर्तें ना रख करके बस उनका क्या हुआ, उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, जो आज भी है। रिजर्वेशन दिया तो हर नौकरी में उनका रिजर्वेशन है, हर जगह पर उनका रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन के साथ बस ये था कि जिस चीज़ के लिए वो चाह रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरल चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल कंपल्सरी, वो यहाँ पर उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रिजर्वेशन अपने लिए उन्होंने करा लिया। तो इस तरीके से शुरुआत से दलित यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व कम रहे, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर
कम रहा। तो ये हमारे लिमिट्स थे कुछ सिविल डिसोबीडियंस के। जैसे दलित थे सेम मुस्लिम के साथ हुआ। अब मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, चलते हैं हम उधर साइड पे। नाउ स्टार्ट लिमिट्स मुस्लिम्स के साथ क्या आई। देखो ये क्लियर था कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर मुस्लिम्स ने महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया था, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। आगे आते हैं, लेकिन खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ तो क्या था, कांग्रेस से उन लोगों का भी थोड़ा सा जो ट्रस्ट होता है वो हटता गया, और कांग्रेस से जितने भी उसमें लीडर थे मुस्लिम, उन लोगों ने वहाँ से हटना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ नहीं होना, ठीक है। और क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस केम क्लोजर टू द हिंदी रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप हिंदू महासभा। 20 के मिड तक कांग्रेस महासभा, हिंदू महासभा बनी हुई थी, उसके ज़्यादा क्लोज में आ गई। अब क्लोज में अब क्या था कि कांग्रेस में भी ज़्यादातर हिंदू थे, वो भी हिंदू महासभा, अब हिंदू लोग मिल गए, है ना। तो और फिर जानबूझ के इस चीज़ का इशू बनाया जाता है, जगह जगह इस बात के लिए छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे हिंदू मुस्लिम जबर। और ऊपर से ब्रिटिशर्स का काम ही था कि भाई उनको लड़वाना आपस में, जिससे कि वो एकजुट ना होने पाए किसी भी तरीके से। तो इतनी ज़्यादा यहाँ लड़ाइयाँ होने लगी और वो दोनों बिल्कुल सेपरेट होने लगे। फिर कोशिश की गई किसी भी तरीके से भाई एकजुट हो जाओ। तो यहाँ पर नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, जो लीडर थे मुस्लिम लीग के लीडर थे। उन्होंने शोड हिज विलिंगनेस टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है उसको हम गिव अप कर देंगे इफ मुस्लिम वर गिवन रिजर्व, अगर मुस्लिम को रिजर्व कर दिया जाए सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली में सीट मुस्लिम्स की रिजर्व कर दी जाए, और रिप्रेजेंटेशंस इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, जो थे बंगाल एंड पंजाब। समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ पर ये डिमांड नहीं करेंगे अपने सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन सेंट्रल असेंबली में हमारी क्या सीट हमारी रिजर्व कर दी जाए। वो एरिया जहाँ पर डोमिनेंसी प्रोविंसेस है बंगाल और पंजाब में, वहाँ पर भी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा, ठीक है। ये हुआ क्यों, क्योंकि मुस्लिम फियर डोमिनेशन बाय हिंदू एंड लॉस ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी। क्योंकि मुस्लिमों को डर था कि हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू की डोमिनेंसी हो जाएगी, और उनका जो कल्चर है, उनके कल्चर की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी। उनको ऐसा डर था, और ये डर उनके अंदर बसाया गया था। उनको कहा गया था कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, दुख हो तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। तो ये दोनों जो ग्रुप बढ़ गए थे ये एकजुट नहीं हो पाए। और स्वतंत्रता के लिए हमको क्या ज़रूरत थी, फ्रीडम के लिए हमको ज़रूरत है नेशनल इंटीग्रेशन की, कि सब लोग एकजुट होएंगे तभी तो हमें कोई भी चीज़ जो हम चाह रहे हैं उनसे वो हमें मिल पाएगी। बात फिनिश हो गई, शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं इस जो आपका जो चैप्टर है उसका लास्ट पॉइंट लेकर के, जो आ जाता है हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। माने जो ये हमारी जो फ्रीडम हमको मिली थी उससे रिलेटेड वो सेंस, उसकी बिलोंगिंगनेस क्या क्या थी। चलते हैं चैप्टर का लास्ट अपना टॉपिक और आ जाते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। देखो भाई, मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए, मूवमेंट्स के थ्रू, इन स्ट्रगल्स के थ्रू बहुत सारी जो नेशनल्स की फीलिंग है वो लोगों के मन के अंदर अब आने लगी थी। वो चाहते थे कि हम एक नेशन के हम एक नेशन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नेशन को द आइडिया ऑफ नेशन इज ऑल्सो डेवलप थ्रू वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस। मूवमेंट तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ में अगर कुछ कल्चरल प्रोसेस भी और आगे बढ़ते तो बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ सकते थे। ऐसा हमने यूरोप में भी देखा था, समझ गए, है ना। सेम वो यूरोप की जैसे ही यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिम्बल्स ऑल प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। हिस्ट्री में जो हुआ उसको दोबारा से दोहराना लोगों के सामने, फिक्शन बताना, फोकलोर है ना, जो अपने यहाँ की जो पुरानी बातें हैं लोरी की जैसे, या फिर वो सॉन्ग्स, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आनी चाहिए हमारे अंदर। पॉपुलर प्रिंट से रिलेटेड जो भी देवी देवता वगैरह रहते थे उनकी प्रिंटिंग लगा दी, और सिंबल, तरह तरह के सिंबल यूज़ किए गए इसके लिए।
ये सारे इन सब चीज़ों ने नेशनलिज्म में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फील आना चाहिए। वो फील के जैसे जैसे ये सोचें कि अगर हमको जैसे पूजा करनी होती है तो फिर वो पूजा के लिए सारी सामग्री इकट्ठी करना, उस टाइप के कपड़े पहनना, तो वो फील आना चाहिए ना। ऐसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इमेज ऑफ भारत माता, यहाँ पे भी इमेज ऑफ भारत माता जैसे वहाँ बनी थी ना यूरोप में, ठीक है ना, जर्मेनिया थी, ऐसा ही था। इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक इमेज बना दी गई भारत माता की। तो भारत माता एक फीमेल फिगर में बनाया गया और उनको कह दिया गया ये भारत माता है। क्यों? किसी भी सेंटिमेंट तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ना। ठीक है, ही रोड वंदे मातरम, उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा, जो हर एक प्रोसेशन में, हर एक मूवमेंट में वंदे मातरम गाया जाने लगा, जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़े। उन्होंने अपने नोवेल आनंद मठ में भी इसको लिखा, बिगेन टू संग वाइडली इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और क्या क्या हुआ, बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बिगेन कलेक्टिव, उन्होंने बैलेट्स है या फिर नर्सरी हाइम्स है, मिथ है, इन्होंने ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना स्टार्ट किया और लोगों को सुनाना शुरू किया। ठीक ऐसे ही मद्रास में नटेश शास्त्री, उन्होंने पब्लिश करवाई थी 4 वॉल्यूम, है ना, वो भी किस तरह का कलेक्शन ऑफ तमिल फोक। फिर उसके बाद ये एक फ्लैग भी बनाया गया था, उसमें ये भी 3 कलर फ्लैग था, रेड ग्रीन येलो कलर का डिज़ाइन किया गया। गांधी जी ने भी एक फ्लैग को डिज़ाइन किया जिसमें रेड ग्रीन और वाइट कलर था, और बीच में सेंटर में उन्होंने स्पिनिंग व्हील को बनाया गया था, स्पिनिंग व्हील कि आप स्वदेशी अपनाएं। बाद में स्पिनिंग व्हील को हटा करके और अशोक चक्र वहाँ पर लगा दिया गया। री इंटरप्रेटर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ वो सब लोगों को बार बार बताया जा रहा था। लोगों को बताया जा रहा था कि इंडिया ऐसा नहीं था, इंडिया तो अपना क्या था, सोने की चिड़िया था ना, है ना, कितना वेल्थ और कितने रिसोर्सेज यहाँ भरे पड़े थे। वो रिसोर्सेज सारे, वो सारे मोनूमेंट, उन सब के बारे में जो पुराना पुराना था अपना, उन सब के बारे में लोगों को बताया जा रहा था, कहा जा रहा था, उनको समझाया जा रहा था कि हमारा इंडिया ऐसा था पहले, हम उसको वापस ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको यूनाइटेड होना ही होना पड़ेगा। तो ये उन्होंने वो जरिए ढूंढे किसी भी तरीके से, चाहे वो रिलीजियस तरीके से, दूसरे को हम इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते, हम अपने उसमें लेकर के आए कि हम किसी भी तरीके से हम यहाँ पे कैसे हो जाएं या इंटीग्रेटेड हो जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई थी क्योंकि ना ज़्यादातर हिंदू थे, तो जो सिंबल यूज़ करते थे वो हिंदू से रिलेटेड होते, जैसे देवी देवता के फोटोज़ बना करके और उसके कपड़े पहन लेना, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी क्लैशिंग होनी स्टार्ट हो गई कि भाई वो लोग, हमने यही यूज़ करना शुरू कर दिया हिंदू को, लेकिन वो सब हो गया, वो सब सेंटिमेंट्स लगा था कि अगर एक धर्म का उसके सेंटिमेंट्स को हमने नहीं लिया या उनको हर्ट किया, पर ऐसा धीरे धीरे बढ़ते गए और एक टाइम ऐसा आ गया जब ये देश के हर एक पर्सन के मन में ये आ गया कि नहीं, अब हमें आज़ाद होना ही होना है। और रिजल्ट आपके सामने है। 1947 15 अगस्त हम पूरी तरीके से उनसे आज़ाद हो चुके थे और आज भी हम आज़ाद हैं और एक खुले भारत में सांस ले रहे हैं, सर उठा के जी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपसे कि अपनी इस जो आज़ादी है उसको आप बनाए रखेंगे हमेशा। ओके, जय हिंद, जय भारत।